नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 33 का वीडियो है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की सीरीज है और आगे बढ़ते हैं। Rio+20 कॉन्फ्रेंस को आज देखेंगे। ये इन्वायरमेंट का सेगमेंट हमने पहले उठाया है, हिस्ट्री को हमने कई बार देख लिया था, तो अभी इन्वायरमेंट में चलते हैं। Rio+20 कॉन्फ्रेंस को देखना है तो Rio+20 तो तब हम देखेंगे ना जब हमें ये पता रहेगा कि रियो समिट कब हुई थी, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब हुआ था। तो बैकग्राउंड इसीलिए देखा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे सब कुछ आधारित है यहाँ पे, उससे कुछ अलग करके नहीं देखा जा रहा है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में स्टार्ट होती है तो उस समय हम बेहिसाब तरक्की करने के पीछे भागते हैं। मशीनीकरण होता है, मशीनों का ईजाद होता है और कच्चा माल उसमें डालकर नए नए प्रोडक्शन किए जाते हैं और बेहिसाब पैसा कमाया जाता है। ये सारे राष्ट्र करते हैं कमोबेश। पहले यूरोप में शुरू होता है, फिर पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो ये जो अंधाधुन तरक्की की एक लोगों के ऊपर धुन सवार हुई थी या जुनून सवार हुआ था, इसका नतीजा ये होता है कि पर्यावरण को हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। और जब इस ओर निगाह जाती है, ये मालूम होता है कि पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो अभी हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम सतत विकास करें, मतलब एक साथ रहकर विकास करें। अभी तक हमने जो अपने डेवलपमेंट का ढांचा तैयार किया है, जो भी रोड मैप, जो भी ब्लूप्रिंट हमारा है, उसमें कॉन्सेप्ट यही है कि हम नेचर से लेंगे, जो हमारी नेचर है, मदर नेचर है, उससे हम रिसोर्सेज लेंगे और उससे हम कच्चा माल के तौर पे, मतलब रॉ मटेरियल के तौर पे उसे इस्तेमाल करेंगे और मशीन में डालकर हम जो फ्रेश मटेरियल है वो तैयार करेंगे, बेचेंगे और फ़ायदा कमाएंगे। तो इसमें होता क्या है कि हम नेचर से सिर्फ लेते जाते हैं और किसी भी जगह से अगर आप सिर्फ निकालिए तो वो खोखली हो जाती है। तो नेचर के साथ भी यही है, रिसोर्सेज जो है वो रिफिल नहीं हो पा रहे हैं और हम ग्रोथ के चक्कर में बेहिसाब उनका यूज़ कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम इसका ध्यान रखेंगे कि हम नेचर को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने इन्वायरमेंट को भी बचा पाएँ, ताकि वो आगे तक चले हमारे साथ, ये ना कि वो हमारा साथ छोड़ दे। और हम ग्रोथ भी करते रहें। ग्रोथ करना भी आवश्यक है, अगर हम डेवलप नहीं होंगे तो नष्ट हो जाएंगे। विकास ये एक आवश्यक चीज़ है, अनिवार्य चीज़। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 1980 का जो समय था, मतलब आप 1980s का पूरा डिकेड ले सकते हैं, 10 साल का समय। उसमें ग्लोबल लेवल पर इस पर चर्चा आरंभ होती है। स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, वो पहले हुआ। उसके बाद विश्व स्तर पर एक बहस छिड़ जाती है कि हमें कैसे काम करना है। हमने ये तो एक मुद्दा उठा दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, लेकिन ये इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी कि हम थ्योरी में पढ़ते हैं या फिर याद कर लेते हैं। इसे इम्प्लीमेंट करना असल में मुश्किल काम है। तो इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं? तो जब चर्चा आरंभ होती है तो पहला जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है ना, मतलब UNCED का जो पहला शिखर सम्मेलन होता है, इसका आयोजन होता है 1992 में, 1992 में। और कहाँ पे होता है? ये रियो डी जेनेरियो में होता है, जो कि कैपिटल है ब्राज़ील की। ये ऑर्गेनाइज होता है और यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर चर्चा की जाती है। जब ये वार्ता होती है, ये कॉन्फ्रेंस पूरी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है, तो इसमें एजेंडा 21 नाम का एक पूरा खाका तैयार किया जाता है, रोड मैप तैयार किया जाता है, जिसमें कि 21वीं शताब्दी के लिए पूरे एजेंडा तैयार किए जाते हैं। मतलब एक लिस्ट हम तैयार करते हैं कि उसमें हम किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे और बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इससे जोड़ देते हैं। तो आप एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक साथ पढ़ते ही। आगे की कहानी इसमें और रोचक है। एक क्रम से हम आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें जुड़ती जाती हैं। इसीलिए यहाँ बैकग्राउंड दिया हुआ है कि आप एक झटके में Rio+20 की ओर मत बढ़िए, इसमें क्रम से बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो UNCED और इसका काफ़ी लोकप्रिय नाम है रियो अर्थ समिट या रियो शिखर सम्मेलन। तो इसके बाद 2002 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब आपने देखा कि 1992 में पहली बार होता है, तो एजेंडा 21 को वहाँ एडॉप्ट किया जाता है। लोग आपस में मिलते हैं और कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है इस पर चर्चा होती है। तो ये होता है कि भाई एक ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए। तो वो ब्लूप्रिंट तैयार होता है एजेंडा 21 के तौर पे। और उसके बाद 2002 में, यानी ठीक 10 साल बाद, 1992 से 2002, तो ठीक 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में एक बार फिर से ये कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक, तो सतत विकास पे फिर से एक बार पूरे दुनिया भर के जो पर्यावरण के लिए जागरूक देश हैं, सभी तो नहीं आते लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं वो यहाँ प्रकट होते हैं। तो कुल मिलाकर ये आयोजित होती है और इसका उद्देश्य था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने प्रतिमान खड़े किए हैं, पिलर्स बनाए हैं,
उसको और ज़्यादा हम गति दे सकें। यानी हमने योजना तो तैयार कर दी। रियो अर्थ समिट में क्या होता है, 1992 में हम पहले पूरा प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी को हमने कितना ज़्यादा मात्रा में इम्प्लीमेंट किया है और अभी आगे की जो राह है उसमें हमें अब कितनी दूरी तय करनी है, कितना सफ़र और रह गया है, इस पर विचार होता है। तो ये नज़र आता है लोगों को। यहाँ देखिए, जो 1992 का समय था, तो ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं होता है। 10 साल बहुत बड़ा समय अंतराल होता है, लंबा समय है, तो उसमें सुधार तो होता है, लेकिन उस स्तर का नहीं हो पाता है जैसा लोगों ने सोचा था। तो अभी उसको गति देने की आवश्यकता थी, इसीलिए उसे संवेग देने के लिए, उसे रफ्तार पकड़ाने के लिए यहाँ फिर से चर्चा होती है। और ये वाला जो समिट था, इसमें जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन के नाम से एक दस्तावेज तैयार होता है। जैसे पीछे आपने देखा एजेंडा 21 वाला एडॉप्शन होता है, वैसे ही यहाँ जोहान्सबर्ग घोषणा होती है। और ये जो घोषणा है, इसमें सभी लोग सहमति जताते हैं जो उस सम्मेलन में उपस्थित होते हैं। अब एजेंडा 21 की रिकमेंडेशन क्या है, ये आप देखें तो एजेंडा 21 रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। एजेंडा 21 किस चीज़ को रिकमेंड करता है? एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को ये रिकमेंड कर रहा है जो कि इफ़ेक्टिव फॉलोअप कर सके जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका। मतलब कुल मिलाकर जितने मामले हमने सुलझाने की कोशिश की है, जितने विषयों पर चर्चा की है पर्यावरण से संबंधित, उसको कायदे से एक सही दिशा में ले जा सके, मतलब उसका एक स्थायी समाधान निकाल सके। ये एजेंडा 21 इसी दिशा में रिकमेंडेशन देता है। आगे ये भी आप देख रहे हैं कि इन्हेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रैशनलाइज द इंटरगवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इशू एंड टू एग्जामाइन द प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 एट नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इसमें ये ध्यान रखा गया कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे हम ऊपर की बात ना करते जाएं, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जिसे कि हम देश स्तर और जिले स्तर और एकदम से लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जब तक नहीं आकर देखेंगे समस्याओं को, तब एकदम छोटे जो पैमाने हैं या छोटे स्तंभ हैं वहाँ तक आकर नहीं देखेंगे, तब तक हम इसे पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, सुलझा नहीं सकते या प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल लेवल पर और दुनिया भर के जितने देश उसमें हस्ताक्षर करते हैं या अपनी सहमति जताते हैं, तो उनके यहाँ देशी स्तर पे और देशी स्तर में भी अंदर जो जिलेवार या प्रदेशवार उनका विभाजन है, तो उसमें भी इसको लागू करने की बात की गई, मतलब एकदम सूक्ष्म स्तर तक। ये हमने देखा। द यूएन जनरल असेंबली इन 1992 क्रिएटेड, यहाँ आप देख रहे हैं, क्रिएटेड द यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे कि आप CSD कहते हैं, एज अ फंक्शनल कमीशन ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल with the mandate to review progress in the implementation of Rio Declaration on Environment and Development। कहने का मतलब ये है कि अभी जो एजेंडा 21 पे हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें 10 साल गुजर चुके थे, 2002 की हम बात कर रहे हैं। तो 10 साल में हमने कितनी ग्रोथ की, इस दिशा में कितने कदम उठाए और कितने वो सार्थक हुए, इसकी पूरी समीक्षा करनी आवश्यक थी। तो इसका पूरा रिव्यू लेने के लिए एक बार फिर कुछ नई संस्थाओं का गठन किया गया और कुछ नई संस्थाओं से हमने टाई अप किया। अब आगे आप देखें, इसमें यूएन कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुई थी, मतलब UNCSD की बात कर रहे हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी हेल्ड ऑन जून 20, यहाँ आप देख रहे हैं 20 to 22, 20 से लेकर 22 जून के बीच में ये हुआ था 2012 में, और ये भी हुआ था रियो डी जेनेरियो में। मतलब 1992 वाला जो है वो रियो डी जेनेरियो में हुआ, बीच वाला जो 2002 का है वो जोहान्सबर्ग में हुआ, और एक बार फिर से ये ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज होता है 20 साल के गैप के बाद 2012। और द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड 20 ईयर आफ्टर द अर्थ समिट इन 1992। 20 साल गुजर चुके थे। रियो डी जेनेरियो ये इसका वेन्यू था, एंड इज देयर फॉर आल्सो कॉल्ड Rio+20, जिसके बारे में आप देखना शुरू किए थे। तो अभी तक हमने क्या किया, पूरी पृष्ठभूमि तैयार की, बैकग्राउंड इसका देखा। Rio+20 इज बीइंग सीन एज एन इम्पॉर्टेंट ओकेजन फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी टू रिफ्रेम इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लुक फॉर इनोवेटिव टेम्पलेट्स। और ये ग्लोबल एक्शन जो जितने भी लिए जा रहे थे, ग्लोबल लेवल पर जितने भी हम काम कर रहे थे या सक्रियता दिखा रहे थे, तो उसको हम देखने वाले थे। और देखने का जो नज़रिया है वो कैसा है, तो एक जो ग्लोबल कम्युनिटी है हमारी, जिसके आधार पे हमने इसको शुरू किया था। ग्लोबल लेवल पे ही पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे और जो अंदर के रीजनल लेवल है वहाँ शुरू होता है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर पे इसे देखा गया। मतलब हमने क्या किया, पीछे की चीज़ों का रिव्यू किया और उसके बाद आगे के लिए रोड मैप तैयार किया। तो अब यहाँ इसके उद्देश्य क्या है, 2012 का जो ये सम्मेलन होता है UNCSD,
मतलब रियो डी जेनेरियो में होता है Rio+20। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो देखने की आवश्यकता है। यहाँ वही दिया हुआ है। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए राजनैतिक प्रतिबद्धता को हम सुनिश्चित करें। मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा है वो इसके साथ फ्रेंडली हो, वो इसे सपोर्ट करे, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि देश को चलाती है। ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन से देश कंट्रोल होता है, ढांचा वही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो पावर होती है वो कौन सी होती है? राजनीति की होती है। नेता लोग जो हैं वो कंट्रोल रखते हैं। तो वहाँ से इस चीज़ को जोड़ा जा सके, मतलब वहाँ से प्रयास शुरू हो। उसके अलावा Rio+20, ये तो हम इसमें चर्चा ही कर रहे हैं। रियो सम्मेलन में जितनी भी ग्रोथ हमने की, जितनी भी तरक्की की, उसकी पूरी समीक्षा करें, उसका पूरा आकलन करें और ये देखें कि कमियां कहाँ रह गई थी जिसकी वजह से हमने मनचाही ग्रोथ नहीं हासिल की। और क्या इसमें कहा गया, मतलब इसके और क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम्स, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या है कि जो बाह्य प्रयास होने चाहिए थे, बाहर से जो हमारी ओर से कोशिशें होनी चाहिए थी, उनके पूरे सतत प्रयास में या उनको लागू करने में कहाँ पर गैप रह गया है, कहाँ पे एक बीच में खाली जगह रह गई है जिसे कि हम भर सकते हैं। तो ये फॉरबिडन जो है इसको भरने की ज़रूरत है। साथ में एड्रेसिंग न्यू एंड इमर्जिंग चैलेंजेस। अब नई चुनौतियां हमेशा आती हैं, खासतौर पे जब आप कोई महान उद्देश्य लेकर चल रहे हो, पर्यावरण की दिशा में आप काम कर रहे हैं, तो ये छोटी बात तो नहीं है। तो ऐसे में चैलेंजेस आएंगे, तो चैलेंजेस को रिसॉल्व करना और जहाँ से वो सिर उठा रहे हैं वहीं उन्हें समाप्त कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस दिशा में ऑब्जेक्टिव इसका तय किया गया कि मतलब इसके ये उद्देश्य हैं। अब यहाँ UNCSD जो 2012 वाला था, इसके लिए थीम्स क्या थे? कुछ थीम होते हैं, तो दो चीज़ें हम इसमें देखकर चलते हैं। एक तो जो ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है उसे हमें अपनाना पड़ेगा, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे। नहीं तो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो इन्वायरमेंट को खा जाएगी, ये तय बात है। जो अभी हमारा विकास का मॉडल है, जिस मॉडल के सहारे हम ग्रोथ कर रहे हैं या फिर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो विनाश की ओर ही ले जाने वाला है, क्योंकि उसमें कीमत जो चुकाई जाती है वो प्रकृति होती है। तो उस कीमत को हम नहीं चुकाएंगे, हम अपने विकास के ढांचे को बदलेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रीन इकोनॉमी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और वही चीज़ यहाँ कही गई है कि ग्रीन इकोनॉमी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पुअर्टी इरिडेक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो पूरा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो हमें तैयार करना है। रूपरेखा बनाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? और साथ में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको हम तैयार करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ तैयार करने की बात नहीं है, गरीबी का उन्मूलन करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आधी आबादी अगर गरीब रही, मतलब एक जो इकोनॉमिकल डिवाइड है वो देश में चलता रहा, दुनिया में चलता रहा, तो लोगों का जब पेट नहीं भरेगा तो वो प्रकृति के संरक्षण के बारे में कहाँ से सोच पाएंगे? ये भी एक मुद्दे की बात है। तो इस पर भी जो थीम है उसको केंद्रित किया गया। अब आगे की इसमें देखें आपकी अ सीरीज ऑफ इंटरैक्टिव मीटिंग इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स हैव टेकन प्लेस सिंस 2010। ये जो समय है ना 2010 का, यहाँ से ये शुरू होता है। मतलब 2010 के बाद से होता ये है कि बहुत सारी छोटी छोटी बैठकें होती हैं। ये तो बड़ी वाली कॉन्फ्रेंस है जो कि 10 साल के गैप पे हो रही है, डिकेड इसमें पूरा लग जा रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी बैठकें और होती हैं और उसमें जितने भी रियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले देश थे या पक्ष थे वो सब इसमें भाग लेते हैं। और बीच बीच में ये चर्चा होती है और छोटी छोटी योजनाएं तैयार की जाती हैं कि ये जो 10 साल का गैप है इसमें हम क्या बेहतर कर पाएँ, क्या बढ़िया अचीव कर पाएँ। और UNCED का जो सचिवालय है वो जितनी भी तैयारियां होती हैं उसकी समीक्षा करता है और 2 बैठकों का आयोजन वो कर चुका है बीच में। तो ये सब करंट अफेयर के टॉपिक से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं। मतलब आप ये देख सकते हैं कि तत्काल में इस दिशा में क्या हो रहा है, कोई नई समिट तो नहीं हुई या कोई नई कॉन्फ्रेंस इससे रिलेटेड तो नहीं हुई या कोई नया फैसला तो नहीं आया। तो इसीलिए इन्वायरमेंट में जहाँ करंट के टॉपिक लिंक हो सकते हैं वहाँ आप करिए, इससे आपकी जानकारियाँ अपडेट होंगी। अब देखें, उच्च स्तरीय जो बैठक है उनका आयोजन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। उद्देश्य वही होता है, उद्देश्य ये है कि सर्वसम्मति को हम बढ़ावा दें, क्योंकि जितने देश हैं अगर आपस में ही सहमत नहीं होंगे, एक दूसरे से ही टकराव उनका होता रहेगा, तो फिर कहाँ से जो योजना है वो सार्थक हो पाएगी। तो इसीलिए आपसी सहमति आवश्यक है। और अक्टूबर 2011 में भारत इस प्रक्रिया में शामिल हुआ। मतलब पहले से ही इसका हस्ताक्षर करता और सहमति करता है, लेकिन 2011 में दिल्ली में एक मंत्री स्तरीय डायलॉग आयोजित होता है और ये जो डायलॉग होता है इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी भारत की दिखाई देती है और ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पर्याप्त चर्चा होती है। मतलब ये जो डायलॉग था इसमें यही मूल विषय ही था कि हम ग्रीन इकोनॉमी को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लोगों तक पहुंचा पाएँ और उसके सहारे हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छे से प्राप्त कर पाएँ। और इसमें 11 देशों के साथ साथ जो 9 बहुपक्षीय संगठन है वो भी हिस्सा लेते हैं। तो ये पूरा इसका ढांचा था। इसके साथ साथ 5 जो जियोग्राफिकल रीजन है ये यहाँ आप देख रहे हैं, अराउंड द ग्लोब हैव आल्सो बीन हेल्ड अंडर द एजिज ऑफ
इकोसोस, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब 5 भौगोलिक क्षेत्र जो है पूरी दुनिया भर के, यहाँ पे ग्लोबल लेवल की बात हो रही है, इसमें भी इकोसोस के तत्वाधान में क्षेत्रीय जो बैठकें हैं, मतलब रीजनल लेवल की बैठकें हैं, उनकी तैयारी और आयोजन किया गया। तो ये पूरा मामला है, हम Rio+20 का पूरा आगे का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये भी जो चीज़ है ये कोई नई नहीं, ये 2012 की है। जब 2012 में ये चीज़ हुई थी, मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उस समय ये करंट का टॉपिक था। बाद में क्या हुआ, ये स्टैटिक जीके में शामिल हो गया और नई चीज़ें जो इससे जुड़ती जा रही हैं वो करंट अफेयर का मुद्दा है। तो करंट अफेयर के जो टॉपिक होते हैं वो भी बाद में स्टैटिक जीके का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ Rio+20 पर हमने पर्याप्त चर्चा की। हमने ये भी देखा कि सिर्फ 10 साल के गैप में हम इसी समिट तक सीमित नहीं रहते हैं, बीच में छोटी छोटी बैठकें होती हैं जिसमें कि इसको कायदे से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कारगर कदम उठाए जाते हैं। हमने इन्वायरमेंट के टॉपिक को देखा। अभी इंडियन आर्ट एंड कल्चर को देखना थोड़ा शेष है, इसमें कुछ अच्छी चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट टेम्पल्स इन इंडिया। तो ये जो मंदिर हैं इनका नाम दिया हुआ है, लोकेशन दी हुई है, डेडिकेटेड किसको है, मतलब किस देवता को समर्पित है वो दिया है, और किस डायनेस्टी के द्वारा, किस किंग के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा इनको बनवाया गया है, वो सारी सूचनाएं हैं। मतलब परीक्षा के लिए जो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें वो यहाँ पर एक साथ दी हुई। तो सबसे पहला जो टेम्पल आप देख रहे हैं वो है वेंकटेश्वर टेम्पल, और इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है, टेम्पल ऑफ 7 हिल्स। देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का तिरुपति वाला हिस्सा, वहाँ पे, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट वाइज अगर देखा जाए और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो ये चित्तूर है। और ये किसको डेडिकेटेड है, तो वेंकटेश्वर किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है दक्षिण भारत में। तो ये भगवान विष्णु के एक अवतार माने जाते हैं, वेंकट या वेंकटेश्वर, तो उनको समर्पित है, अर्थात एक वैष्णव मंदिर। और राजा थे तोंडाईमान, जो कि एक तमिल रूलर थे, चोल डायनेस्टी से इनका संबंध था, मतलब ये एक करद राजा थे, यानी टैक्स देते थे। बाकी जो चोल डायनेस्टी है वो इसे पूरा संरक्षण देती है, और उसी के संरक्षण में ये मंदिर जो है फलता फूलता है। तो इस तरीके से हमने देखा। अगला वाला जो है वो वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है, और इसे सिंहचलम मंदिर भी कहा जाता है, सिंहचलम टेम्पल भी कहा जाता है। और ये है कहाँ पे, तो सिंहचलम नाम की एक पहाड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे ये स्थित है। भगवान वराह कौन थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के जो दशावतार हैं उसमें वराह अवतार भी एक था, जो कि हिरण्याक्ष के वध के लिए अवतरित हुआ था, प्रकट हुआ था। उसने, मतलब हिरण्याक्ष जो कि हिरण्यकश्यपु का भाई था, उसने पृथ्वी का अपहरण करके उसे जल में डुबो दिया था। तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं वराह का और उसे मारकर पृथ्वी को मुक्त करते हैं। तो वो वराह अवतार का यहाँ दृश्य दिखाया गया है। इसके बाद अगले जो, इसमें आप मंदिर की सूची में आगे चले, अगला जो टेम्पल है वो है श्री ब्रह्मरामा। इसका नाम क्या है, ब्रह्मरामा मल्लिकार्जुन टेम्पल। ये श्री शैलम में पड़ता है, आंध्र प्रदेश इसकी लोकेशन है। भगवान शिव और माता पार्वती का है। मल्लिकार्जुन से वैसे भी यहाँ क्लियर हो जाता है, मल्लिका माता पार्वती को कहा जाता है, उनका एक पर्यायवाची है। और अर्जुन जो है वो भगवान शिव का एक सिनोनिम है, मतलब उन्हीं का एक नाम है। वैसे तो पांडवों में भी अर्जुन थे, लेकिन यहाँ अर्जुन जो है भगवान शिव को भी कहा जाता है। तो मल्लिका और अर्जुन यानी भगवान शिव और माता पार्वती का ये टेम्पल है। और सातवाहन डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं वहाँ से ये प्रमाणित होता है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ का है। विजयनगर एम्पायर में राजा हरिहर के शासनकाल में इसको एक बार फिर से मॉडिफाइड किया गया था, यानी उससे भी पुराना है। इसके बाद आप सूर्य नारायण टेम्पल को देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, अरसावल्ली। ठीक है, अरसावल्ली सन टेम्पल इसे कहा जाता है। तो दोनों नाम एक ही मंदिर के हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अरसावल्ली लोकेशन है इसकी, और उसी नाम से इसको पुकार लिया गया। तो अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में है, सूर्यदेव को ये समर्पित है, सन टेम्पल है, तो और किसके लिए होगा। और मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो देवेंद्र शर्मा नाम के एक शासक थे, जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हुए थे। तो उन्होंने इसे बनवाया था। बाद में मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन बनवाने वाला कौन था, तो उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला टेम्पल आप देखें, जो कि है इसमें रंगनाथ स्वामी का मंदिर, जो कि नेल्लोर में है। यहाँ आप देख रहे हैं, नेल्लोर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये किसको समर्पित है, तो भगवान रंगनाथ को समर्पित है। और रंगनाथ जो है ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक, दक्षिण भारत में कई सारे अवतार भगवान विष्णु के ऐसे हैं जिनको कि हम उत्तर भारत में प्रायः नहीं जानते हैं। यहाँ हम राम और कृष्ण से ही संतुष्ट हो जाते हैं, वहाँ बहुत सारे अवतार हैं। तो ये क्षेत्रीय विविधता है अपने देश की। तो भगवान रंगनाथ कौन है, ये भगवान विष्णु का ही एक विश्राम करता हुआ स्वरूप है। आप देखते हैं कि जब भगवान विष्णु एक, जो उनके पास विश्राम वाला समय होता है, वैसे तो वो प्रजा पालन में लगे रहते हैं। प्रजा कौन है, तो समस्त सृष्टि जो है उसके पालनहार है। लेकिन जब इनके पास विश्राम का समय होता है तो उस समय ये योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं, और माता पार्वती इनकी, माफ़ कीजिए, माता लक्ष्मी इनकी चरण सेवा करती हैं। तो वो जो इनकी अवस्था है, शेष शैया पर लेटे हुए हैं,
तो वो अवस्था इनकी रंगनाथ स्वामी की कही जाती है और यहाँ वही विश्राम करने वाला रूप है। 12वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। इसका जो समय है वो 12th सेंचुरी है। किसने बनवाया था ये यहाँ पे क्लियर नहीं। इसके बाद वीरभद्र टेम्पल है जो कि लेपाक्षी में है। कहाँ पे है? तो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश की इसकी भी लोकेशन है। और वीरभद्र जो है ये एक अंश अवतार है भगवान शिव के। भगवान शिव की जटाओं में से ये निकले हैं। तो ये भगवान शिव का ही मंदिर है और इसको 1530 में बनवाया गया था। 1530 में बनवाया किसने था? तो विरूपन्ना नायक और वीरन्ना, ये दो भाई थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के अधीन गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने इसे बनवाया था। मतलब कुल मिलाकर विजयनगर एम्पायर का ही इस पे हाथ था। अगला जो टेम्पल आप देख रहे हैं वो है मालिनी थान। और ये मालिनी थान टेम्पल जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के जो द्वीपीय इलाके हैं वहाँ पे है। कुल मिलाकर इसका ये नॉर्थ कोस्ट है ब्रह्मपुत्र का। अरुणाचल प्रदेश इसकी स्टेट वाइज लोकेशन है। और यहाँ पर देवी का मंदिर है, मतलब शक्ति स्वरूपा देवी हैं, दुर्गा आप मान सकते हैं। वैसे भी पूर्वोत्तर में आप जाएंगे तो वहाँ जो शक्ति की उपासना है वो ज़्यादा होती है। तो शक्ति के रूप में देवी दुर्गा का यहाँ पे जो आइडल है उसकी पूजा की जाती है। और 14वीं 15वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था। तो इसका समय जो है ये बाद का है, ये मध्यकाल की स्थिति कही जा सकती है। इसके बाद अगला है कामाख्या। तो कामाख्या तो आप जानते हैं गुवाहाटी में है, असम, जो असम का वेस्टर्न पार्ट है, मतलब नीलांचलम पहाड़ी, वहाँ पे ये स्थित है। और माँ कामाख्या यहाँ पे विराजमान है। और ये प्रजनन की देवी, प्रजनन क्षमता, उर्वरा क्षमता को बढ़ाने वाली देवी के तौर पे मानी जाती है। देवी के अलग अलग स्वरूप हैं। और 14वीं 15वीं शताब्दी, माफ कीजिए, कामाख्या टेम्पल जो है ये 8वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो समय कैसे हो सकता है। तो ये दो समय नहीं बल्कि बीच का एक पूरा समय अंतराल है। और एक मंदिर को स्थापित करने वाला व्यक्ति एक होता है, फिर उसको ग्रो कराने वाला, उसे विकसित करने वाला, उसमें नई नई चीज़ें बनवाने वाला और उसे और विस्तार देने वाला व्यक्ति कोई और भी हो सकता है। तो बहुत सारी डायनेस्टीज़ का इसमें हाथ रहता है, इसलिए ये समय दिया हुआ है 8वीं से लेकर 17वीं शताब्दी। इसके बाद आप अगले वाले को देखें तो ये है उमानंद देवलोई और ये गुवाहाटी में है, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो पीकाक द्वीप बना हुआ है। चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी एक पहाड़ी नदी तो है ही है, उसके साथ साथ ये बहुत सारी विविधताओं से भरी हुई है। इसमें बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं जो कि नदियों में आमतौर पर मिलने मुश्किल होते हैं। तो पीकाक द्वीप पर ये स्थित है। और उमानंद का मतलब ही है भगवान शिव। उमा माता पार्वती को कहा जाता है, उनके स्वामी यानी भगवान शिव। और ये अहोम राजा गदाधर सिंह के द्वारा बनवाया गया था करीब 1681 से लेकर 96 के बीच में। इसके बाद अगला जो टेम्पल है उसको आप देखें, ये नेघो रितिंग शिव देउल टेम्पल है जो कि देर गांव में है। देर गांव आपका असम में है। ये आप नीचे देखें, ये लोकेशन कुछ यहाँ पे है। ये बीच में एक छूट गया है, इसको भी देखेंगे, नवग्रह टेम्पल है। फिलहाल इस टेम्पल को आप देखें, ये देर गांव असम में है। लॉर्ड शिव का ये है, मतलब भगवान शिव को ही समर्पित है। और ये 8वीं से लेकर 9वीं शताब्दी का जो समय था उस समय अहोम राजाओं के द्वारा ही बनवाया गया था। अहोम राजाओं का इधर मंदिर बनवाने में बड़ा योगदान है। तो करीब 1687 में एक बार फिर से इसे मॉडिफाइड किया गया। कहने का मतलब ये है कि 8वीं 9वीं शताब्दी में ये बना था, उस समय इसकी स्थापना हुई थी। बाद में आक्रमणकारियों के द्वारा या ऐसे भी ये डिस्ट्रक्ट हो गया, सिर्फ मूर्ति बची। तो इसको मॉडिफाइड करने का काम ये अहोम राजाओं ने करवाया, जिनकी कि शैव धर्म में बड़ी आस्था थी। और नवग्रह टेम्पल आप देख रहे हैं, ये गुवाहाटी में है, मतलब असम में जो चित्रसाल पहाड़ी है वहाँ पे ये स्थित है। और नवग्रहों की यहाँ पूजा होती है। नवग्रह जो कि ज्योतिषीय महत्व के हैं, वैदिक ज्योतिष के। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जो इसका बाद वाला समय है, उस समय अहोम राजा थे राजेश्वर सिंह, उन्होंने इसे बनवाया था। अब इसके बाद अगले टेम्पल को देखिए जो कि है हराग्रीव माधव टेम्पल। और ये हाजो में है। हाजो यानी असम में है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। और मोनीकूट की पहाड़ी पे ये लोकेशन इसकी है, मतलब ये अवस्थित है। यहाँ पे नरसिंहा की प्रतिमा है, ठीक है, नरसिंह अवतार जो है उसकी प्रतिमा है। रघुदेव नारायण के द्वारा इसको बनवाया गया था। जो तत्काल की संरचना हमें दिखाई देती है, मतलब अभी जो तत्काल का मंदिर हम देखते हैं वो रघुदेव नारायण के द्वारा बनवाया गया है करीब 1583 में। और कुछ हिस्टोरियन ऐसा भी कहते हैं कि पाल डायनेस्टी के रूलर जो हैं इसको स्थापित करवाए थे, उस समय इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला है मुंडेश्वरी देवी टेम्पल और ये कैमूर में पड़ता है, मतलब बिहार इसकी लोकेशन है। भगवान शिव और माता पार्वती यानी शक्ति की उपासना यहाँ पे होती है। 105 ईस्वी में इसको बनवाया गया था, तो काफ़ी पुराना है। इसके बाद सोमनाथ टेम्पल को आप जानते ही हैं, गुजरात में है। गुजरात में जो वेरावल नाम की जगह है वहाँ ये स्थित है। और ये जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, भगवान शिव का ही मंदिर है। पहला मंदिर किसी अज्ञात के द्वारा बनवाया गया था। ये कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग पाया जाता है, ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव वहाँ ज्योति के रूप में विराजते हैं। और चंद्रमा के द्वारा उसको स्थापित किया गया है। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, मतलब ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, और भगवान शिव ही उनका संरक्षण कर सकते थे। तो चंद्रमा ने उनकी
उपासना की, मतलब तपस्या की। तो भगवान शिव यहाँ दर्शन देते हैं और उनके रोग को कुछ हद तक दूर करते हैं, पूरी तरह नहीं। तो सोमनाथ टेम्पल वही है, बार बार इस पे लुटेरों का आक्रमण होता है। और पहला वाला तो अज्ञात ने बनवाया था, दूसरा वाला जो है वो 649 AD में बनता है, लगभग वही समय था। इसके बाद द्वारकाधीश टेम्पल को आप देख रहे हैं, जो कि द्वारका में है, नाम से क्लियर है, गुजरात। और द्वारका जो है, असली द्वारका तो समुद्र में डूब गई जलस्तर बढ़ने की वजह से। अब भगवान कृष्ण की यहाँ मूर्ति विराजमान है। द्वारकाधीश से आप वैसे भी क्लियर कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की ही बात हो रही है। और ये बहुत पुराना है, मतलब इसका जो आप देख रहे हैं ना समय, करीब 2200 साल पुराना है, यानी 2200 साल पुराना है। अगला देखें, ये बहुचरा माता का टेम्पल है। और ये बहुचरा माता का टेम्पल है कहाँ पे? तो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है, बहुचराजी शहर है गुजरात का, वहाँ पे लोकेट करता है। बहुचर माता यहाँ पे विराजमान है, देवी का एक स्वरूप है, जो कि 1783 ईस्वी में बना था। अगला जो टेम्पल आप देखेंगे वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि द्वारका में है, गुजरात में, भगवान शिव का है। और मोडेरा का जो सन टेम्पल है वो मोडेरा में ही पड़ता है। मोडेरा कहाँ पे है? गुजरात में। और यहाँ पे भगवान सूर्य की मूर्ति विराजमान है, मतलब उन्हीं की पूजा होती है। इसको बनवाया गया था करीब 1026 से लेकर 27 ईस्वी के बीच में। और राजा भीम प्रथम, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के बहुत प्रतापी राजा थे, यानी रूलर थे, तो उनके समय में इसे बनवाया जाता है, उन्हीं के सौजन्य से बनता है। अगला वाला आप देखें, ये है आपका भोरम देव टेम्पल। ये जो भोरम देव टेम्पल है ये कहाँ पे पड़ता है? चौरा गांव में। चौरा गांव आपका छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में था, बाद में ये अलग प्रदेश बन गया छत्तीसगढ़, तो इसमें चला गया। भगवान शिव का मंदिर है और ये करीब 1089 ईस्वी में बना है। और दंतेश्वरी टेम्पल जो है ये दंतेवाड़ा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ का है, वहाँ पे है। और यहाँ पे माता दंतेश्वरी विराजमान है, जो कि असुरों को अपने दांतों से ही चबा लें, मतलब दंड देने वाली। और इट वॉज बिल्ट इन 14th सेंचुरी, इसे 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था, मतलब उस समय इसका निर्माण होता है। राजा का नाम यहाँ पे कोई खास नहीं है, इसलिए वो दिया नहीं। इसके बाद आप महामाया टेम्पल को देख रहे हैं, जो कि रतनपुर छत्तीसगढ़ में है इसकी लोकेशन। और यहाँ पे माता लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ हैं। आमतौर पे इन्हें एक साथ देखना थोड़ा कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ लक्ष्मी विराजमान होती है वहाँ सरस्वती का वास नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक साथ हैं। तो ये आपने देखा। और रत्नपुर के कलचुरी राजा थे, कलचुरी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे, रत्नदेव इनका नाम था। उन्होंने 12वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के दौरान इसको बनवाया था। इसके बाद ज्वालामुखी देवी का मंदिर आप देखते हैं। और ये ज्वालामुखी देवी का जो टेम्पल है ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे माता ज्वालामुखी, जो कि असल में इनके मुंह से आग निकल रही है, ज्वालामुखी यानी मुंह से ज्वाला निकल रही है। और वो ज्वाला जो दैत्य हैं, बुरे लोग हैं, उनको भस्म करने वाली है। तो इस अवस्था में देवी यहाँ पर विराजमान है, उग्र स्वरूप। और बाबा बालकनाथ का जो टेम्पल है उसे आप देखें तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बाबा बालकनाथ को माना जाता है कि ये कलयुग में भगवान शिव के अवतार हैं, मतलब भगवान शिव ने इनके रूप में अवतार लिया था और उनकी यहाँ पे पूजा होती है। इसके बाद वैद्यनाथ मंदिर आप जानते हैं, झारखंड में है, भगवान शिव का है, वैद्यनाथ उन्हीं को कहा जाता है। दुर्गा टेम्पल आपका एहोल में है, कर्नाटक में। और ये चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में। विरूपाक्ष टेम्पल आपका हम्पी, कर्नाटक में है। और यहाँ पे भगवान शिव के एक स्वरूप की प्रतिमा स्थापित है। मतलब विरूपाक्ष का तात्पर्य है, अक्ष मतलब होता है नेत्र और विरूप मतलब होता है विकृत। तो जो तीसरी आंख है वो काफ़ी उग्र है भगवान शिव की, तो उसी को ये समर्पित है। और ये राजा के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई एक इसमें राजा का हाथ नहीं है, बहुत सारे रूलर, मतलब विजयनगर डायनेस्टी जो है, विजयनगर एम्पायर है, उसी से संबंधित राजाओं के द्वारा इसे पूरा बनवाया गया था। इस तरीके से हमने इसमें मंदिरों को देखा। इसके बाद एक और है होलसएश्वर, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, और विट्ठल स्वामी टेम्पल है। तो विट्ठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और ये हम्पी में पड़ता है, यानी कर्नाटक में इसकी लोकेशन है। भगवान विट्ठल, और विट्ठल जो है ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो इनको ये समर्पित है। करीब 15वीं-16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के द्वारा ही इसको बनवाया गया था। तो ये विजयनगर साम्राज्य के द्वारा दक्षिण भारत में बहुत सारे टेम्पल बने हैं। और मजे की बात यह है कि वो शैव मतावलंबियों के भी हैं और वैष्णवों के भी हैं। और होलसएश्वर टेम्पल जो है ये हैलीबीड कर्नाटक में है, भगवान शिव का है। होलसय साम्राज्य के द्वारा इसको बनवाया गया था करीब 12वीं शताब्दी में। तो यहाँ तक हमने मंदिरों को और उनकी लोकेशन को देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे साउथ इंडिया के जो टेम्पल हैं उनके बारे में लोगों को जानकारियाँ कम होती हैं, और उसमें डायनेस्टी का नाम और समय भी आपको पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी जो बातें हैं वो अगले मॉड्यूल में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।